अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिस्टिलेशन की नेक्स्ट मेथड। और ये जो मेथड है ये है वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ओके, निर्वात आसवन या निम्न दाब पर आसवन। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो मेथड है ये तब यूज की जाती है जब लिक्विड सब्सटेंसेस या लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या इससे कम टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज्ड हो जाते हैं, मींस हीट सेंसिटिव होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को प्यूरिफाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इनका यूज नहीं कर सकते। ओके, तब ऐसे सब्सटेंसेस को वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड द्वारा क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड या सेपरेट किया जाता है। इस मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो ये है कि किसी लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है, जो प्रेशर वर्क कर रहा है, उस प्रेशर को कम कर दिया जाए, या हम ये कहें कि लिक्विड के ऊपर वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिया जाए और फिर लिक्विड को गर्म किया जाए, बॉयल किया जाए, तो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा। और ऐसे में जो उसका वेपर बनेगी उसमें कंपाउंड डिकम्पोज्ड नहीं होगा, मींस उसकी वेपर में कंपाउंड अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में होगा। और इस वेपर को अगर हम कंडेंस्ड कर लें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें प्योर स्टेट में मिल जाएगा बिना डिकम्पोज्ड हुए। ओके, फिर से समझें कि किसी भी लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर वर्क कर रहा है उसको कम कर दिया जाए या उसके ऊपर वैक्यूम ला दिया जाए, तो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा और बिना डिकम्पोज्ड हुए वेपर फॉर्म में आएगा। और इस वेपर को कंडेंस्ड कर लें तो लिक्विड हमें प्योर स्टेट में मिल जाएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है वैक्यूम डिस्टिलेशन का। ओके, कि इसमें ऐसे कंपाउंड को प्योरीफाइड किया जाता है या सेपरेट किया जाता है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ऐसे में लिक्विड के ऊपर का प्रेशर कम कर दिया जाए या वहां पर वैक्यूम ला दिया जाए और फिर लिक्विड को बॉयल किया जाए, तो लिक्विड की जो वेपर बनेगी उसमें कंपाउंड डिकम्पोज नहीं होगा और लिक्विड हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, यही मैंने यहाँ लिखा है कि व्हेन अ लिक्विड डिकम्पोजेस एट और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कैन नॉट बी प्यूरिफाइड by simple distillation, ठीक है, और fractional distillation. Such liquids means organic compounds can be purified by vacuum distillation. The basic principle of this process is that a liquid boils at temperature when its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. ये तो हम जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ओके, obviously the same liquid would boils at lower temperature than boiling point when the pressure acting on it is reduced. Since now the liquid boils at lower temperature and does not undergo decomposition. समझ गए बच्चों कि ऐसे में हम लिक्विड के ऊपर का वेपर जो प्रेशर है उसको कम कर दें तो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से ही क्या हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर बॉइल्ड होगा और किसी प्रकार से डिकम्पोज्ड नहीं होगा। यही है वैक्यूम डिस्टिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 563 केल्विन, लेकिन ग्लिसरॉल इस टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते डिकम्पोज्ड हो जाता है। अब हमें ग्लिसरॉल को प्यूरिफाइड करना है डिस्टिलेशन मेथड से, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर ही क्या हो रहा है, डिकम्पोज्ड हो रहा है। और वेपर कब बनती है, अच्छी वेपर जब बनती है जब उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। तो इट कैन बी डिस्टिल्ड, ठीक है, विदाउट डिकम्पोजिशन एट 453 केल्विन अंडर 12 mmHg प्रेशर। समझ गए बच्चों कि ग्लिसरॉल को जब हम जो है प्यूरिफाइड करें तो ये 453 केल्विन पर ही बॉइल्ड हो जाएगा, लेकिन उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 12 mmHg हो। तो ओके,
ऐसा ही शुगर कैन जूस को भी क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है रिड्यूस्ड प्रेशर रख के। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इससे प्यूरिफाइड किया जाएगा जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। ऐसे में उनके प्रेशर को कम कर दिया जाए, उनके ऊपर एक्टिंग प्रेशर को कम कर दिया जाए, एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दें, तो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही क्या हो जाएगा, जो है बॉइल हो जाएगा। ओके, तो पहले आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि निर्वात आसवन, निम्न दाब पर आसवन क्या है। तो देखो बच्चों, ये विधि तब प्रयोग की जाती है जब कोई भी द्रव पदार्थ या हम ये कहें कि कार्बनिक यौगिक जो लिक्विड स्टेट में है वो अपने क्वथनांक पर विघटित हो जाता है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक का शोधन या पृथक्करण हम सामान्य निर्वात विधि या प्रभाजी निर्वात विधि से सामान्य आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि से नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड है। तो उनका शोधन, ऐसे कार्बनिक यौगिकों का शोधन या पृथक्करण निर्वात आसवन से किया जाता है। इस विधि का जो सिद्धांत है बच्चों वो ये है कि किसी द्रव के ऊपर जो दाब कार्यरत है उस प्रेशर या दाब को कम कर दिया जाए तो द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही क्या कर देगा, बॉइल्ड हो जाएगा, उबलने लगेगा। और ऐसे में जो वाष्प बनेगी द्रव की, उसमें कार्बनिक यौगिक बिना विघटित हुए वाष्प अवस्था में आ जाएगा। और इस वाष्प को हम ठंडा कर लें तो हमें कार्बनिक यौगिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना? जैसे ग्लिसरॉल होता है बच्चों, तो ग्लिसरॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 1 atm पर होता है 563 केल्विन। इस टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते ग्लिसरॉल विघटित हो जाता है। लेकिन अगर हम उसका ऊपर कार्यरत दाब 12 mm कर दें तो ये 5453 केल्विन पर ही आश्रित हो जाएगा और विघटित नहीं होता। और इस तरह से हम ग्लिसरॉल का क्या कर सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जो गन्ने का रस है उसका भी सांद्रण इसी विधि से किया जाता है। शर्करा जो बनती है, अगर हम उसे बहुत अधिक बॉइलिंग करेंगे तो शर्करा खराब हो सकती है, तो उसमें भी दाब कम करके और इस विधि से कर लिया जाता है। तो यही मैंने लिखा है कि इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब द्रव या कार्बनिक यौगिक अपने क्वथनांक पर विघटित हो जाता है। इसको साधारण या प्रभाजी आसवन द्वारा आश्रित करके शुद्ध नहीं किया जा सकता। इसके लिए निर्वात आसवन या हम ये कहें कि कम दाब पर आसवन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का सिद्धांत है कि द्रव के ऊपर कार्यरत दाब को कम कर दें तो द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही क्वथनन करने लगेगा और बिना विघटित हुए आश्रित हो जाएगा। समझ गए ना? जैसे मैंने आपको ग्लिसरॉल और गन्ने का रस का सांद्रण बताया, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखो बच्चों, ये है बिल्कुल सिंपल सा। इसमें क्या किया जाता है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है या ये कहें कि हम कंडेंसर है, उसमें ही एक निर्वात पंप लगा दिया जाता है। मतलब हम ये कहें कि ये है हमारे पास एक आसवन फ्लास्क। ओके, तो यहाँ पर ये लगा हुआ है कंडेंसर। ओके, तो इस कंडेंसर में या तो कंडेंसर के पास ही एक वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है या फिर यहाँ पर ही वैक्यूम पंप लगा दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा के, ये समझ लो वैक्यूम पंप है। समझ गए बच्चों? तो इस वैक्यूम पंप में यहाँ पर प्रेशर कम कर दिया जाता है यहाँ पहले से। और अब क्या किया जाए कि इस लिक्विड को बॉयल किया जाए तो लिक्विड क्या होगा कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसके कम प्रेशर पर ही क्या हो जाए, उससे कम टेम्परेचर पे बॉइल्ड होगा और हमें क्या मिल जाएगा, एक प्योर स्टेट में। मतलब एक वैक्यूम पंप लगा के और इसके ऊपर का प्रेशर कम किया जाए, तो प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यही है, या तो वैक्यूम ला दिया जाए टोटल या फिर प्रेशर कम कर दिया जाए और फिर इस कंडीशन में डिस्टिलेशन किया जाए, आसवन किया जाए, तो इसी को बोला गया है क्या बच्चों, वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल का जो शोधन है, प्यूरिफिकेशन है, वो किस डिस्टिलेशन मेथड से किया जाता है, तो ध्यान रखें वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। शुगर कैन जूस का डिस्टिलेशन या कंसंट्रेशन किस मेथड से किया जाता है, तो वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन। या कोई भी
अदर कंपाउंड, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ये कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज होता है तो बताएं इसके लिए कौन सा डिस्टिलेशन मेथड यूज होगा, तो वो है वैक्यूम डिस्टिलेशन या रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। ओके, तो ये डायग्राम बना दें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो डिस्टिलेशन मेथड है और ये है स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन। तो ये जो मेथड है बच्चों तब यूज की जाती है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर इनसॉल्युबल हो, एक, दूसरा है वो स्टीम डिस्टिलेट होता हो, समझ गए ना, यही लिखा हुआ है कि वॉलेटाइल इन स्टीम, मतलब वेपर में चेंज हो जाए इजी, और पजेस हाई वेपर प्रेशर और हाई वेपर प्रेशर को प्रोड्यूस करता हो, और उसमें नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। सबसे मेन कंडीशन है कि वो वाटर इनसॉल्युबल होना चाहिए, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, समझ गए ना। मतलब है कि ये मेथड तब यूज किया जाए जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल हो, ओके, और हाई से हाई वेपर प्रेशर एक्सर्ट करे, नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हों, तब ऐसे में स्टीम डिस्टिलेशन यूज की जाती है। इसमें जो डिस्टिलेशन किया जाता है ना बच्चों, वो एक वेपर जो प्रेशर है, मतलब वेपर, वाटर वेपर की प्रेजेंस में किया जाता है। मतलब एक तरफ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाए और बाहर से वाटर की वेपर लाई जाए और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर के ऊपर रख दी जाए, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड होगा बच्चों, वो कैसा होगा कि उसका प्रेशर, मतलब वाटर वेपर जो है उसका, जो वाटर वेपर है उसका प्रेशर, और जो लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया है उसका वेपर प्रेशर, दोनों मिलके अगर 180 m हो जाते हैं तो लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉइल्ड होने लगेगा। मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने वाटर वेपर लाए, उसका प्रेशर और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेपर प्रेशर, दोनों मिलके ही तो 180 m करना है ना। तो कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कम ही बॉयल करेंगे, मतलब कम टेम्परेचर भी देंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, बॉइल्ड हो जाएगा। और वो जो वेपर बनेगी ना उसमें वाटर भी होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा। फिर दोनों को कंडेंस्ड कर लें तो जो लिक्विड बनेगा उसमें वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों सेपरेट रहेंगे, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि दिस मेथड यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, एंड सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ दो सब्सटेंसेस व्हिच आर, पहला तो है इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इसमें जो वेपर कंडेंस्ड हो रही है उसमें वाटर वेपर भी आएगी और ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये दोनों इनसॉल्युबल होने चाहिए। एक वॉलेटाइल इन स्टीम, ओके, वो वॉलेटाइल हो, और पजेस अ हाई प्रेशर वेपर प्रेशर और कंटेन नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज, ये कंडीशन हो तो फिर इस मेथड का यूज करते हैं। देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेथड इज दैट व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड, ओके, in the presence of water vapor, then organic compound boils at that temperature when total vapor pressure of water, मतलब total vapor pressure जो होगा, या total pressure, बल्कि हम ये कहें बच्चों कि when total pressure, ठीक है, of water vapor and organic compound vapor is 180, जब क्या हो जाए कि जो वो तब बॉइल्ड हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जो वाटर वेपर है उसका वेपर प्रेशर और ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी जो वेपर है, इनका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाए, 180 m, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, बॉइल्ड हो जाएगा। दस ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉइल्स एट लो टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो ऐसे में ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा बच्चों, बॉइल्ड हो जाएगा। क्योंकि दोनों मिलके, दोनों की वेपर्स, दोनों के वेपर प्रेशर्स, मतलब वाटर वेपर और लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों के वेपर्स जो हैं वो मिलकर 180 m प्रेशर ला रहे हैं, तो ऐसे में लिक्विड को कम वेपर बनानी पड़ेगी और वो बॉइल्ड हो जाएगा। तो ये मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो वेपर बनेगी दोनों की उसको कलेक्ट कर लिया जाए और उसको कंडेंस्ड करेंगे तो लिक्विड अलग और ऑर्गेनिक जो वाटर है वो अलग, क्योंकि दोनों इमिसिबल है।
और इस तरह से कंपाउंड हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है प्योर स्टेट में मिल जाएगा। इस मेथड से इत्र जो होते हैं ना बच्चों, ठीक है, वो निकाले जाते हैं। जो सुगंधित फूल होते हैं या पत्तियां होती हैं उनसे इत्र निकाले जाते हैं, वो इसी मेथड से किए जाते हैं ताकि वो हीट सेंसिटिव होते हैं। ज़्यादा बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट पर आते आते वो डिकम्पोज हो सकते हैं, तो वाटर वेपर की प्रेजेंस में जब बॉयल करेंगे तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही बॉइल्ड हो जाएंगे और इजिली निकल के बाहर आ जाएंगे। ओके, तो पहले आप इतना लिखें। तो देखो बच्चों, जो भाप आसवन मैंने आपको बताया है कि भाप आसवन ऐसे कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण या पृथक्करण में यूज किया जाता है जब कार्बनिक यौगिक जल में एबले हो। समझ गए बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पहला ये तब यूज होती है मेथड। दूसरा है भाप में आसानी से बदले, स्टीम वॉलेटाइल हो, ठीक है, हाई वेपर प्रेशर उत्पन्न करे, हाई वेपर प्रेशर वाला हो और उसमें अवाष्पशील अशुद्धियां हो, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिले हो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में। इस विधि का ये सिद्धांत है बच्चों कि कार्बनिक यौगिक को जब जल वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो कार्बनिक यौगिक तब उबलने लगता है जब जल वाष्प तथा कार्बनिक यौगिक की वाष्प का दाब 1 atm हो जाए। ओके, अर्थात कार्बनिक यौगिक अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही उबल जाता है तथा विघटित नहीं होता। मींस जो टोटल प्रेशर है 1 atm हो जाएगा जब जल वाष्प का दाब और कार्बनिक यौगिक की वाष्प का दाब मिलके 1 atm हो जाए, यही कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक आ जाएगा यहाँ पर। मतलब ये है कि हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो अकेले उठाएं तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हमारे साथ कोई दूसरा मिल जाए तो हम अपना कम फोर्स लगा के ही उस सब्सटेंस को या उस सिस्टम को उतने ऊपर तक उठा सकते हैं। जस्ट ऐसा ही है कि कार्बनिक यौगिक को बॉइल्ड होना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो अपना ही टोटल टेम्परेचर के बेस पर वेपर प्रेशर 1 atm लाए, ऐसे वो डिकम्पोज हो सकता है। तो हम बाहर से वेपर ला दें तो उसकी वेपर और ऑर्गेनिक कंपाउंड की वेपर दोनों मिलके 1 atm प्रेशर आ जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही बॉइल्ड हो जाएगा और वो जो वेपर निकलेगी उसमें वाटर वेपर भी होगा, दोनों को कंडेंस्ड कर रहे हैं, दोनों इंसॉल्युबल हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बिना डिकम्पोज हुए ही क्या हो जाएगा वेपर फॉर्म में, या हम कहें कि प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, इस मेथड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड, या हम कहें कि ये है हमारे पास इम्प्योर, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कोई भी एसेंशियल ऑयल वाले कंपाउंड्स हो सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर लिया है वाटर। ओके, इसको हीट किया जाए, इसकी जो वेपर बनी वाटर की स्टीम, इसको यहाँ पहुंचाया जाता है, ठीक है, और यहाँ से इसको हीट करके इसकी जो वेपर बनी वो इकट्ठी की जाए, तो यहाँ का टोटल प्रेशर जो है ना 1 atm होगा, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी है प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो दोनों की वेपर यहाँ इकट्ठी होंगी और ये लिक्विड जो है वाटर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉयल होने लगेगा। कब? जब इसका प्रेशर 1 atm हो जाएगा। ये वेपर इस तरह से कंडेंसर से होते हुए यहाँ कंडेंस्ड की जाएगी, तो यहाँ सपोज ये वाटर है, ओके, तो ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोनों इंसॉल्युबल हैं, इसलिए एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट लेयर बना देंगे, इन सेपरेट लेयर को अलग करके ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर स्टेट में ला देंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही क्या हो गया बच्चों, बॉइल्ड हो गया और डिकम्पोज हुए बिना ही हमें प्योर स्टेट में मिल गया। इस मेथड से जो प्यूरिफिकेशन होता है बच्चों वो है एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, और इसके अलावा जो एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनसे इत्र बनाए जाते हैं, समझ गए ना, इनका सेपरेशन किया जाता है। इसमें जो लिक्विड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो वाटर है उनका मास रेशियो का ये रिलेशन है बच्चों, W1/W2 = P1/P2 × 18/m। यहाँ W1 क्या है, मास ऑफ वाटर, जो यहाँ पर लिक्विड मिल रहे हैं ना बच्चों उनके मास का रेशियो, W2 है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, P1 हो गया प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्रेशर, P2 है वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और M है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ गए ना? तो ये डायग्राम देखें, और ये कंपाउंड्स हैं जिसको स्टीम डिस्टिलेशन से प्यूरिफाइड किया जाता है। ओके, तो इसको नोट करें।